और बांग्लादेश को हमने आज़ाद करा दिया। पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। आई थिंक इट वाज अ स्पेक्टेकुलर ऑपरेशन, वन ऑफ द मास्टर पीसेस इन ग्लोबल मिलिट्री हिस्ट्री। तो मतलब अमेरिकन भी भचक के रह गए। यानी कि देखिए, चीन आपके बरखिलाफ था, अमेरिका आपके बरखिलाफ था, पाकिस्तान आपके बरखिलाफ था। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लश्पेश होंगे। वेलकम टू ट्रूथ। आज हम लोग आपके साथ वीडियो देखने लगे बांग्लादेश का कि कैसे इंडिया ने बांग्लादेश को बचाया। आजकल जो बांग्लादेश में चल रहा है वो आप सब जानते हैं, और उसके बदले में उससे पहले जो इंडिया ने बांग्लादेश के साथ किया था उसको हम एक बार ज़रा आपके साथ मिलकर दोबारा से याद करेंगे कि क्या क्या इंडिया ने बांग्लादेश के लिए किया पास्ट में। ओरिजिनल वीडियो करेंगे डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। और बांग्लादेश को हमने आज़ाद करा दिया। पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। आई थिंक इट वाज अ स्पेक्टेकुलर ऑपरेशन, वन ऑफ द मास्टर पीसेस इन ग्लोबल मिलिट्री हिस्ट्री। तो मतलब अमेरिकन भी भचक के रह गए। यानी कि देखिए, चीन आपके बरखिलाफ था, अमेरिका आपके बरखिलाफ था, पाकिस्तान आपके बरखिलाफ था, कुछ नहीं कर पाए। और बांग्लादेश को हमने आज़ाद करा दिया। उस वक्त जब मैं ग्राउंड पे था तो आई वॉज फार टू जूनियर, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था। तो ये बड़ा पर्सपेक्टिव तो मेरे को नहीं वहां पे उस वक्त नहीं प्राप्त हुआ। बट आई वॉज वेरी लकी कि मैं बाद में मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट में एक नहीं दो टेन्योर्स मैंने किए, स्ट्रेट अवे अंडर द आर्मी चीफ, अंडर द जहाँ पे पूरी प्लानिंग होती है वॉर की, तो वहाँ पे मैं था वहाँ पे श्रीलंका के युद्ध के दौरान, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म थी उसके दौरान, और फिर मैं था कारगिल के युद्ध के दौरान। यू सी, सो वहाँ पे बहुत सारे दस्तावेज हैं जो कि इस वॉर से लिंक्ड हैं, जो मुझे देखने का मौका मिला। और फिर मैं खुद मिला जनरल JFR जेकब साहब से, हु वाज, यू कैन से, द मास्टरमाइंड ऑफ दिस विक्ट्री। तो उस वक्त देखिए, एक बड़ी डिबेट चल रही थी भारत की सशस्त्र सेनाओं में कि भाई अगर हमने हमला करना है तो ये तो बिल्कुल क्लियर था कि हमारा प्रायोरिटी एरिया बांग्लादेश होगा, ईस्ट होगा, और वेस्ट में हम एक होल्डिंग डिफेंस अख्तियार करेंगे, ऑफेंसिव डिफेंस, ताकि वो कोई गेंद ना कर पाए, उसको ऑफ बैलेंस रखेंगे। लेकिन मेन एफर्ट हमारा ईस्ट में होगा, बांग्लादेश में होगा। तो ये ईस्ट वर्सेस वेस्ट थिएटर, ये प्रायोरिटाइजेशन तो हो चुकी थी। अब बांग्लादेश के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा जब हम ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, तो भाई फोकस एरिया कौन सा होगा? तो वो दो थे। एक था कि या तो हम जाएं ढाका की राजधानी की तरफ, लेकिन एक और स्कूल ऑफ थॉट था कि नहीं साहब, पाकिस्तान की सारी रसद, सप्लाई, आर्म्स, एमुनेशन वेस्ट से आ रहा है, समुद्र के रास्ते। तो जो चिटागोंग और खुलना की बंदरगाह है, वो की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं। वो हमारे हाथ आ जाए तो ये फाइनेंशियली क्रिपल हो जाएगा, ये क्रिपल हो जाएगा। नाउ ये जो स्कूल ऑफ थॉट था, सेकंड स्कूल ऑफ थॉट, ये आर्मी हेडक्वार्टर्स में जनरल KK सिंह, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस होते थे, वो उन्होंने मानेकशॉ को, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को कन्विंस कर दिया था कि ये सही अप्रोच है। तो जब उनकी ईस्टर्न कमांड में इसके ऊपर डिस्कशन हुई, बातचीत हुई, तो ईस्टर्न कमांड में तब चीफ ऑफ स्टाफ से जनरल JFR जेकब, बहुत कम लोगों ने ये नाम सुना है। बट मैं आपको बता दूं कि जो असली श्रेय जाता है प्लानिंग का इस पूरे ऑपरेशन की, वो JFR जेकब को और जनरल जो एक है इंदर गिल, जो कि DGMO होते थे, इन दो को जाता है। तो ये दोनों कहने लगे, नहीं साहब, जो ढाका की राजधानी है, सारी जो रोड्स हैं, सड़कें हैं, वो वहां आके कन्वर्ज होती हैं। ये हब ऑफ कम्युनिकेशन है, नंबर 1। नंबर 2, वहां सरकार की सीट है, पॉलिटिक्स वहां से चलता है, यू नो, दैट इज द कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। राइट। और उसके बाद जो ईस्टर्न आर्मी कमांड जो पाकिस्तान की थी, जिसके जनरल नियाजी साहब वो करता धरता, वो वहां उनका हेडक्वार्टर है, ईस्टर्न आर्मी कमांड। सारा नर्व सेंटर वो है। इसको आप हिट कर दें तो अपने आप बाकी सब कोलैप्स हो जाएगा। और बड़ी सही बात कही जनरल JFR जेकब ने कि जितना आप अपने ऑपरेशन दक्षिण की तरफ करेंगे, नदियों का पार्ट चौड़ा होता जाएगा। जब वो समुद्र के पास जाती हैं, वो शुरू में 6 से 8 किलोमीटर का पार्ट होता है, समुद्र के पास जाके तो 50-60 किलोमीटर का हो जाता है। उसको पार करना, उसमें ब्रिजिंग करना असंभव है। यू नो, बहुत प्रॉब्लम आपको आएगी, कीचड़ भी ज्यादा बढ़ेगा, स्वम्पी एरिया में आप जाएंगे। एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट। और फिर धीरे धीरे उन्होंने सैम को मना लिया और उन्होंने ढाका की राजधानी को की सेंटर बनाया।
और ईस्ट से जनरल सगत सिंह आ रहे थे और वेस्ट से आ रहे थे अपने जनरल टेपी रायना जो कि 2 कोर के कमांडर थे और वहाँ 4 कोर कमांडर थे वो, और नॉर्थ से फिर हमने हमला किया। वो उसको बोला जाता था कि 101 कॉम जोन एरिया, उसमें वो 20 माउंटेन डेवर कई और डिवीजन के ब्रिगेड्स वहां से निकाल के हिमालयन फ्रंट से निकाल के वहां डाले गए थे। सबसे जो पहले पहुंचने वाले जो थे ना वो बहुत स्पीड पे बड़े जनरल सगत सिंह और वहां बड़े सारे नदियां नाले थे, उन्होंने हेलीकॉप्टर से बाउंस कर लिया उनको। मतलब ब्रिजेज नहीं बनाया, वो सोच रहे थे कि पाकिस्तानी की हम पुल बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, टाइम लगेगा, बट हम उनको सीधा पार करते गए और ब्लिट्जक्रीग टाइप ऑपरेशन किया। एब्सोल्युटली राइट यू आर। और जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग टॉरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अटैक, यानी कि जब एक नदी नाला बह रहा है वेग से, कोई चट्टान आती है तो वो सारा जोर नहीं लगाता कि उसको उखाड़ेगा फिर आगे बढ़ेगा, वो दोनों तरफ से होकर आगे निकल जाता है। दिस इज एग्जैक्टली द स्ट्रेटेजी वी फॉलोड। एंड व्हाई डिड वी फॉलो दिस स्ट्रेटेजी? बिकॉज हमने देखा कि पाकिस्तान के नियाजी साहब को भी 2 ऑप्शन थे। एक कि मैं बॉर्डर पे स्ट्रांगली फाइट करूंगा, मैं 1 इंच अंदर नहीं आने दूंगा, विच वॉज एक्चुअली स्टूपिड। यस, क्योंकि इतने बड़े तो आपको उतनी ताकत नहीं थी कि आप 1-1 इंच को रोक सकें। और दूसरा था कि मैं ढाका का जो ट्रायंगल है कोर, जो कि 3 नदियों के बीच के ट्रायंगल में मेघना, पद्मा, ब्रह्मपुत्र के बीच में वो पड़ता है, तो उसको स्ट्रांगली डिफेंड करूंगा और लाइटली फाइट करूंगा। अगर वो ये करते तो हमारे लिए बड़ा तकलीफ हो जाती। लेकिन उसने ये नहीं किया। राइट, दे हैड 2 ऑप्शंस टू चूज। उसको बड़ा विश्वास था अपने ऊपर, आत्मविश्वास की नहीं साहब मैं 1 इंच नहीं अंदर आने दूंगा। जैसे कि 65 वॉर में हमने कोई 10 किलोमीटर जा चुके लाहौर की तरफ और सियालकोट में उतना ही 8-10 किलोमीटर, तो 8-10 किलोमीटर में हम इनको रोक देंगे, ये सोच थी जनरल नियाजी की। जनरल जेकब ने जब देखा कि उसने इसके मुताबिक डिप्लॉय किए हैं अपने फोर्सेस, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की, तो उसने बाईपासिंग टेक्निक शुरू करी कि फॉरवर्ड जो मोर्चे है, जो किलेबंदी है, उसको बाईपास करो और गहरे घुसो। जैसे कि पानी मैंने बताया पत्थर पे टक्कर नहीं मारता रहता, राइट, दोनों तरफ हो एक्सपेंडिंग टॉरेंट बाईपास करके ढाका की तरफ जाओ। और ढाका गिर गया तो सब गिर गया, इट इज द की स्टोन, एवरीथिंग विल फॉल। और बिल्कुल यही हुआ। और फिर हमने पहले तो ये जो 2 मेन अटैक्स किए थे, और अफसोस की बात यह है कि जो 2 कोर के जनरल रायना साहब थे, उन्होंने बोला नहीं साहब, आर्मी हेडक्वार्टर ने कहा है कि इनकी तरफ जाओ, तो वो मुड़ गए यहाँ ढाका की तरफ जाने के बजाय, नहीं तो और भी जल्दी पकड़ लेते हम लोग। और वो जाके दलदल में फंस गए। एक्चुअली बिल्कुल वही जो हुआ जो जेकब साहब ने कहा था। बट हमने ईस्ट से जनरल सगत सिंह बहुत स्पीड से आए और ढाका को बिल्कुल वो तोपों की जद में ले आए। और तब हमने उसके पहले नॉर्थ में एक ऑपरेशन कर दिया था, और जो पाकिस्तानी ब्रिगेड थी एक ऊपर, वो हमने तांगेल एक जगह है जहां पे तुराग नदी बहती है, और वहां पे एक बड़ा भारी पुल था, तो हमने वो तांगेल के ऊपर पैरा ड्रॉप किया अपनी एक पैरा ब्रिगेड ग्रुप को। ठीक है, पैरा ब्रिगेड की एक बटालियन थी और एक छोटे मोटे दस्ते और थे, वो लोग वहां लैंड किए, उन्होंने ये पुल पकड़ लिया और वो रास्ता काट दिया, वो जो ब्रिगेड पीछे हट रही थी ढाका की तरफ। अगर वो ढाका पहुंच जाती राजधानी तो ताकत बैकअप हो जाता उसको, लेकिन वो हमने नहीं होने दिया। और फिर सबसे पहले जल्द से जो फर्स्ट ट्रूप्स टू एंटर ढाका वर दीज पैरास, जो सेकंड पैरा के जो पैरा ट्रूपर्स थे जो तांगेल पे लैंड किए थे, तो और फोर्स बढ़ गया वहां पे, तो और फोर्स बढ़ गया। और उसके पहले हमने क्या किया साहब कि पिन पॉइंट बम्बिंग करी। हमको मैसेज आया कि साहब ये जो है ढाका में जो गवर्नर्स हाउस है वहां बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सारे सिविलियन अटरम पटरम सब के सब लोग वहां पे आएंगे, टॉप जो लीडरशिप है। तो हमने अपने 4 जहाज भेजे MiG-21, वो रॉकेट से लैस, उन्होंने जाके लो फ्लाइट करी और सीधा जहां कॉन्फ्रेंस हो रही थी साहब, वहां वो जो उनकी बड़ी बड़ी बे विंडोज थी ऐसे, उनके थ्रू रॉकेट दागे और अपने जनरल नियाजी और गवर्नर साहब वो तो दुबक गए सारे के सारे, टेबल के नीचे सारे शैंडलियर्स टूट के पड़े, कांच चकना चूर हो गया, वहां बहुत बुरी हालत हुई। और नियाजी तो फपक के रोने लगा बच्चों जैसे कि पिंडी में बैठे हरामजादों ने मरा दिया। वो जो गवर्नर साहब थे उन्होंने नीचे से हाथ निकाला और वहां लिखा आई हेयर बाई रिजाइन, मैं रिजाइन दे रहा हूं। मतलब ये उनका मनोबल
टूट गया था, कॉन्फिडेंस ही शायद। और अगले दिन भी अटैक किया तो नियाजी के हेडक्वार्टर पे अटैक किया, पिन पॉइंट एयर अटैक, और इससे इनका बिल्कुल कमर टूट गई साहब। राइट। और तब जनरल जेकब साहब हमारे वो हेलीकॉप्टर लेके फ्लाइंग करे, उनको मैनेक्शॉ ने बोला गेट अ सरेंडर। तो उन्होंने सीज फायर के लिए टॉक्स मांगी थी अमेरिकन के थ्रू, ये वो ये एंड ऑल दैट। तो नियाजी के हेडक्वार्टर पहुंच गए जनरल जेकब, हेलीकॉप्टर लिया, और जहां वो उतरे तो उनको देख के बहुत चक्के रह गए पाकिस्तान के सिपाही, ये हिंदुस्तान का हेलीकॉप्टर ढाका रेस कोर्स पे लैंड कर रहा है। तो वो ऐसे मुंह ताक रहे थे, तो उसने कम हियर, यू नो, ही वाज अ ग्रेट बुली जिसको बोलते हैं ना, तुमको देखता नहीं जनरल ऑफिसर, सैल्यूट नहीं करता, सैल्यूट करा, ये सिखाया है तुमको। तो उन्होंने सैल्यूट कर दिया, बोला हमको ले जाओ तुम्हारा नियाजी साहब का हेडक्वार्टर। तो वो बेचारे जीप ले आए, उनको ले, तो वहां जनरल नियाजी के पास पहुंचे, बोले जनरल नियाजी द गेम इज अप, ये सरेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं, ठाक करके मुंह पे फेंकी, मैं तुमको 20 मिनट दे रहा हूं, इनको देखो और उसके बाद इनको साइन करो। बोले सरेंडर, लेकिन मैंने तो सीज फायर मांगा था। कहता जनरल नियाजी तुमको तुम्हारी हालत पता है, कल ही तुम बॉम्बिंग से बाल बचे हो जिंदा, तुम चाहते हो मैं फिर बॉम्बर तुम्हारी तरफ भेजूं? हमको पता है तुम कहाँ पे हो, कहाँ रहते हो, कहाँ छुपते हो, ठीक है। और दूसरा, तुम जानते हो कि मुक्ति बाहिनी के लोग ढाका में आ गए, तुमने इनकी औरतों के साथ जो हाल किया था, ये तो तुम्हारी खून के प्यासे हैं, तुमको तो ये वो जो बकरे काटने वाली जो होती है मैशेट, उससे काट काट के तुमको तुम्हारी औरतें बच्चों के क्या हाल करेंगे, तुम मरवाना चाहते हैं अपने सिपाहियों, डू यू अंडरस्टैंड? वो भजक्का हो गया, सुनता रह गया। कल एनीवे आई एम गिविंग यू 20 मिनट्स, मैं तब तक बाहर चक्कर लगा रहा हूँ, सिगार पी रहा हूँ, तुम जरा फैसला करो और मेरे को बताओ। तो वो बाहर घूमने लगा, 20 मिनट हुए, अंदर गए जनरल नियाजी, वो जरा भजक्का, उसको तो सदमे में था, तो वो देख रहा था, तो उसने कहा हैव यू साइंड दिस? तो उसने कहा आई टेक इट एज साइंड, उठा लिए, यू विल सरेंडर योर स्वॉर्ड टू जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा today at 4 o'clock in the Dhaka race course. Well, I don't have a sword. Then get a pistol. I don't have a pistol. Borrow your ADCs. You know, ऐसे धड़ल्ला दिया उसको, और वो मतलब भौचक्का, उसने हथियार डाल दिए साहब। 93,000 कैदी, जो कॉन्फिडेंस ही चला गया, पूरा डर गया, फुल। That is what I'm saying. It is the power of personality in war. Right. The power of This was more like a negotiation. This was more सामने like वाले को एकदम लोएस्ट हावी हो जाना उसके माइंड के ऊपर, और चारों तरफ से घेर रखा था। ये नहीं कि हम पैरा की जो पलटन थी वो ढाका के अंदर पहुंच चुकी थी, यहाँ से टैंक्स हमारे PT-76 वो भी ढाका पहुंच चुके थे। राइट। तो मतलब हालत हालत तो उसको दिखाई दे रही थी, चेकमेट कर दिया बिल्कुल। और लेकिन अगर वो चाहता, हमदुर रहमान कमेटी ने यही उससे पूछा था कि तुम्हारे पास तो कोई 20-30 हजार फौजी थे ढाका में, वो मोस्टली उनके ऑर्डिनेंस और सर्विस कोर और ये सब के थे, बट तुम उनसे कुछ तो लड़ सकते थे, एक हफ्ता तो लड़ लेते तो कम से कम ये हाल नहीं होता हमारा। लेकिन उसने कहा ही बुलिड मी इनटू सरेंडर, जेकब बुलिड मी इनटू सरेंडर, जैसे कि नहीं तुम छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे हो। तो ये असली कहानी है ढाका की। और देखिए उसमें the level of high octane drama, राइट। जब ये सब हो रहा था, हाई octane ड्रामा, वहां पे अमेरिका की 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में आ चुकी थी, और फिर हमारी ट्रीटी हमने कर ली थी रूसियों के साथ, तो रूसी रशियन न्यूक्लियर सबमरीन भी उसके साथ साथ आ रही थी। और जब वो ढाका में, जब वो बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में आए, तो वो सबमरीन उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ खड़ी हुई, निकली बाहर, और उनके जो एडमिरल ने, रशियन ने ऐसे अपनी टोपी हिला के ऐसे कर दी कि हम भी यहाँ पे हैं, आप भी हो, भूलना मत, कुछ ऐसा उल्टा सीधा करने की कोशिश ना करना। ना सिर्फ भारत के सैन्य इतिहास में, दुनिया के इतिहास में एक मास्टरपीस माना जाता है। सर आपने ब्यूटीफुली पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की, राइट, सारे टैक्टिकल नेगोशिएशन सब कुछ, तो आई थिंक ये चैप्टर ही सबके लिए क्लियर हो गया होगा। ये चीजें हैं जो ज्यादातर पता नहीं है उस युद्ध हाँ, मतलब एकदम निटी ग्रिटीज में जाकर। हाँ, तो मेरे को तो बहुत कुछ इससे मतलब एक इनसाइड पर्सपेक्टिव मिल गया कि एक आर्मी जनरल कैसे सोचते फर्क डाल सकता है, कैसे और एक डिसीजन से कितना फर्क पड़ सकता है। लाइक उन्होंने स्ट्रेटेजी, अगर वो बॉर्डर को गार्ड करने की जगह पे वो ट्राइंगल बनाने के सोचते हो आते तो शायद से कुछ और हो सकता है, इतिहास ही बदल होता। हाँ,
मे बी यूएस पहले आ जाती थी। सीज फायर हो जाता, यूएन की फौजें आ जाती बीच में, और ये वो, और फिर तो जैसे कश्मीर का पटरम चल रहा है राइट अभी सो तक, वन वैसा डिसीजन कैन चेंज द फेट, द कोर्स ऑफ द बैटल। ये था जो इंडिया ने बांग्लादेश के साथ खड़े होकर पास्ट में किया था, और अब जो बांग्लादेशी बदले में उनके साथ कर रहे हैं, जाहिर है बेशक वो अभी की सरकार प्रो पाकिस्तान है या प्रो अमेरिका, जो भी सारा कुछ है, लेकिन फिर भी जो इन्होंने किया उनके साथ, तो मेरे लिए ख्याल के इंडिया ये डिज़र्व करता है। बेशक इंडिया ने बाद में कोई ज्यादती की हो या ना की हो, वो एक अलग बात है, लेकिन ये एहसान बांग्लादेश को नहीं भूलना चाहिए मेरे ख्याल से। तो हाँ, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन और इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसके बदले में जीजी भी हंसी उतरे, लेकिन एहसान कम से कम नहीं भूलना चाहिए। हाँ, जीजी भी नहीं करना चाहिए, मतलब हाँ अपने काम से काम रखे, तल्लक अच्छे रखे, ट्रेड वेड जारी रखे, लेकिन ये है कि भाई इस तरह उनके टेम्पल तोड़ देने, आश्रम बंद कर देने, हिंदुओं को बाहर निकाल देना, ये सारा करना मेरे ख्याल से ये गलत है। भाई अगर किसी कंट्री में, एक तो होता है ना कि आपने इतना उनकी हेल्प की, लेकिन आम बंदा भी किसी कंट्री में जाए, वहाँ काम करे, अच्छा करे, वो उधर जाते हैं, ये इधर जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश के लोग पता नहीं कितने जो है रेफ्यूजीज उधर इंडिया में फिर रहे हैं इनलीगल, लेकिन इंडिया ने आज तक कुछ नहीं किया। हालांकि चुन चुन के वो निकाल सकते हैं, निकालने को निकाल सकते हैं, ज़ाहिर बॉर्डर की सख्ती कर सकते हैं, सही बात। हाँ, वहाँ पे अगर लेकिन नहीं करें किया तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन वो नहीं कर रहे ना, ये बात है। मतलब जो पकड़ा जाता है पकड़ा जाता है, लेकिन इस तरह ज्यादा ये नहीं करते, हाँ, हाईलाइट नहीं किया। हाँ, अब ये कि ये ऐसा भी नहीं है कि बांग्लादेश जो है वो, मतलब कि जैसे हमने बात साथ में ये भी बोली कि जीजी करे, लेकिन ये कि इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि हमारे साथ उन्होंने पास में हमारे मुश्किल टाइम पे क्या किया था, ये बांग्लादेश और इंडियन पर्सपेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें पाकिस्तानी साइड निकाल के मैं बात कर रहा हूँ। तो अब जब हम मुश्किल में, जब ये हिंदू जो बांग्लादेश में रहते हैं, हम अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी देख लें, तो उनको हमें इतना तंग अपने ही मुल्क में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी बांग्लादेशी हैं। बिल्कुल। तो मिनिमम लेवल पे जब हम देखते हैं, तो ये तो कम से कम नहीं होना चाहिए। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसकी बड़ी तफसील से बात हो सकती है। शेख हसीना थी ना, ये पार्टी जो थी ना, वही मुजीबुर रहमान वाली पार्टी है जो पाकिस्तान से चलती आ रही है, जब उसी दौर में। तो मेरे ख्याल से जो दूसरी पार्टी है, या फिर वो इस्लामी कौन सी पार्टी है, मतलब उनकी तरफ से ये सारा निजाम है। लेकिन दूसरा एक और भी बात है ना, ये तो हमने वाली पार्टी तो प्रो इंडियन थी ना, मतलब इंडिया को सपोर्ट करने वाली। एक और भी बात है ना कि हमने देखा कि इंडिया जो है वो आम रूटीन के अंदर किसी भी दूसरे मुल्क की सपोर्ट नहीं करता, या उससे नहीं सपोर्ट से मिला दिया कि किसी की बातों में नहीं आता, किसी के साथ नहीं चलता। हाँ, अपने मफाद के साथ ठीक है, अपने मफाद तक। अगर मफाद तक की बात करें तो 1971 के अंदर, हाँ सारे इस तरह करते हैं। 1971 के अंदर उनको क्या ऐसा मफाद था कि जिसकी वजह से उन्होंने ये बात की कि हम उनका साथ दें, और उन्होंने दिया भी 93,000 फौजी जो पकड़े गए थे। इसी वजह से कि बांग्लादेश से सारे वो जा रहे थे इंडिया में रेफ्यूजीज, उनके लिए भी मसला बन रहा था ना, अच्छा, तंगी हो रही थी, तब उनके हालात भी कुछ बेहतर नहीं थे इंडिया के, क्योंकि सारे वहाँ का रिसोर्स सारा इसलिए उन्होंने सपोर्ट की कि हम अपने पास ना इनको आने दें। वो कहर भी था पाकिस्तान के ऊपर, और दोनों चीजें ऊपर से ये भी था कि बांग्लादेश मतलब हमारे साथ ये रेफ्यूजीज आ रहे हैं सारे। इंडिया के लिए बड़ा मसला बन गया था, वहाँ से बंगाली आते रहते थे इंडिया में, और इंडिया उनको नहीं हैंडल कर पा रहा था। उन्होंने यही सोचा कि ये जो मुक्ति बानी आ रहे हैं, शिकार वाला सीन जो है, मुक्ति बानी को तैयार किया, उनकी फौज तैयार की, ऊपर से अपनी फौज मिक्स हो गए, पाकिस्तान से बदले ले लिया, उनको अलहदा भी कर दिया, उनका मुल्क एक अलहदा बन गया, तब ये सारी प्रॉब्लम उनकी हल हो गई। मतलब सोचा उन्होंने फिर भी अपना ही है, वही लेकिन उनका भी सोच, अगर हम इसको आज की हिस्ट्री के लिहाज से देखें या आज के लिहाज से देखें, तो ये इस तरह समझ आती है कि इंडिया अपने मफाद के बगैर किसी से तल्लुकात नहीं रखता, और दूसरे नंबर पे इसमें गलत भी नहीं है कुछ, ऐसे ही जियोपॉलिटिकली मैं वो ही होता है, मैं ये नहीं कह रहा, ये तो अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उस टाइम किया था तो किस वजह से किया था, मैं ये जानना चाह रहा था, जो किसी वजह से किया। क्योंकि अगर कोई कंट्री अपना मुफाद नहीं देख रहा ना और फिर कर रहा है, वहाँ मसला है। जिस तरह हमारे केस में, लेकिन ये है कि जहाँ पे किसी का फायदा हो रहा है वहाँ पे किसी का नुकसान भी होता है। अगर हम ये बात से बोलें कि कोई भी बंदा है ना, कोई कुछ भी कह लो कि जहाँ पे किसी का फायदा होगा वहाँ पे किसी का नुकसान भी होगा, जनरली अगर देखें इस तरह तो होता है, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना, ये मतलब नहीं है। तो इससे नुकसान, फायदा तो इंडिया ने ले लिया, लेकिन नुकसान किसको हुआ? किसको हुआ? नुकसान पाकिस्तान को। हाँ, तो पर पाकिस्तान को तो बनता था ना। तो पाकिस्तान जो मेजर ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया अपने वीडियोस में कि मुक्ति बाहिनी के अंदर जो जज्बात थे वो हमने पैदा नहीं किया, हथियार हमने पकड़ा है, यही उसका जवाब है।
पाकिस्तान ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। खैर तो जो पाकिस्तान ने किया बांग्लादेश के साथ, वो शेख मुजीबुर रहमान तब के लीडर थे, जीत हाँ चुके पता थे, मुझे वो सारा सीन किया, उन पे जुल्म किया, वो सारा सीन तो सारी हिस्ट्री पता है, ये पाकिस्तानी को पता तो है। उसमें इंडिया का तो कोई हाथ नहीं था ना, ऐसे तो नहीं था खैर कि तो इंडिया वो था। पाकिस्तानी जनरल्स को या पाकिस्तान को जो है वो सारा उनके साथ मिल के जो है वो इस तरह कर रहा था। अगर मिल के ही कर रहा था तो फिर अलग ही क्यों कर दिया? अरे वो खिलाफ थे। पीछे उन्होंने इतनी सपोर्ट की और जब ये अलग हो गए, सब कुछ हो गया, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जब उन्होंने अपने बंदे रोक लिए, सब कुछ कर लिया, ठीक है, आज उनको वो गलत भी कहते हैं, आज उनको वो बुरा भला भी कहते हैं। जिस तरह हमने अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ आ रही हैं उसके मुताबिक अब बांग्लादेश वो नहीं है जो पहले उनकी नज़र में था। पहले तो हम जिस तरह देखते थे कि अब बड़े अच्छे अल्फाज थे उनके लिए, लेकिन आज नहीं है। उसके पीछे ये है कि अब उनका मफाद खत्म हो गया इसमें। सरकारी लेवल पे सरकार सारे पार्टी पूरी चेंज हो गई है, पूरी रिजीम ही चेंज हो गई है, तो उसमें फिर सारे अलग अलग मफाद होते हैं। वो सरकार और थी, ये सरकार और, जैसे सरकार का फर्क देख पड़ा ला, है। ये नवाज शरीफ की सरकार देख ला, आबादी तो उधर की उधर ही है ना, जाहिर है उनकी सोच तो वो वैसी की वैसी है, लेकिन सरकार से फर्क पड़ा लीडर है लेके चलते हैं ना कौम जो लीड कर रहे हैं। तो लीड ने, लेकिन अब तो वहाँ पे लीडर वाला सीन ही नहीं है जिस तरह का हाल हुआ है। नहीं है ना वो जाहिर है कोई तो है, चला रहा है, देखने अमेरिका के लिए। खुद आगे तो नहीं चला रहा ना। ओहो देखने के यहाँ पे लिहाज से लोग तो बैठे है, लेकिन देखने के लिहाज से तो है, लेकिन पीछे क्या है वो तो सबको ही पता है कि किस तरह हो रहा है। वो तो है, लेकिन पहले भी तो अमेरिका कर सकता था ना, लेकिन वो काबू नहीं आते थे उस तरह। लेकिन तो ये लोग काबू आ गए। अच्छा मेरी बात सुनो, ये जो अमेरिका है इसको क्या मसला है कि इसे हर बंदे के अंदर घुसना ताकत होता का है? नशा बस बस और क्या।